बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली और नकवी के खिलाफ जो शिकायत हैं, उसमें जो शिकायत की निंदगान हैं उनकी समाअत मुकम्मल हो गई है। और अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला करना है कि ये जो शिकायत हैं इनको मुस्तरद करना है या फिर दूसरा शोकाज नोटिस जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली और नकवी को जारी करना है। और इन कैमरा प्रोसीडिंग थी। और जाते जाते जो इनके वकील हैं मुज़ाहिर अली और नकवी के, ख्वाजा हारिस अहमद, उन्होंने ये दरख्वास्त की कौंसल से कि जनाब ये जो शिकायत के निंदगान है इन्हें मना किया जाए कि ये मीडिया के सामने जो आज की प्रोसीडिंग है वो नहीं लाएंगे। तो हदायत जारी कर दी गई कि जनाब आप लोगों ने ये बाहर जाके नहीं बताना कि अंदर क्या हुआ, लेकिन हमारे पास मुकम्मल तफसीलात हैं अंदर क्या हुआ। वो तमाम तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं। और एक मौका पे मुज़ाहिर अली नकवी साहब गुस्से में भी आ गए थोड़े से। और फिर कौन कौन बोला कौंसिल के अरकान में से, और दलाइल किन लोगों ने दिए, क्या दलाइल थे, वो हकायक जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। और फिर साइफर केस जो है वो जेल ट्रायल हो रहा था उसका इमरान खान के खिलाफ, तो इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो मंजूर हो गई है। इससे इमरान खान को, यानी वो जो फैसला आया है मिस्टर जस्टिस औरंगजेब, गुल हसन औरंगजेब, मिस्टर इब्राहिम में दो रुकनी बेंच ने जो अपील मंजूर की है इमरान खान की, कि जो जेल ट्रायल के अब तक के नोटिफिकेशन थे वो सारे कलअदम हो गए हैं। उसके क्या असरात होंगे, इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या इमरान खान ये मुकदमा जीत कर भी हार गए हैं, मुस्तकबिल में इनके लिए चीज़ें नुकसानदेह होंगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कल हमने खाबर मानेका पे एक तफसीली जो इंटरव्यू दिया उन्होंने शाहजेब खानज़ादा को, उसमें हमने एक तफसीली भी लाक किया था और उसकी तफसीलात, इंटरव्यू की तफसीलात भी बताई थी, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी थी। तो बड़ी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, ख़ासतौर पर पीटीआई वाले, कि जनाब ये तो उनकी निजी ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी बुशरा बेगम की और इमरान खान की, उसके बारे में नहीं बातें करनी चाहिए। और जो हमारे परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने कहा घर की बात घर में रहनी चाहिए थी। वैसे मौलाना फजल रहमान से जब ये सवाल पूछा गया ना, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कोई। यानी जो ऐसा गंद है जिसमें उन्होंने हाथ डालने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। और फिर मियां नवाज शरीफ से यही सवाल किया गया, खाबर मानेका वाला, क्या आपने इंटरव्यू सुना है उनका? उनका जी सुना है। तो फिर जब उनसे तबसरा मांगा गया तो उन्होंने बड़ा मुख्तसरन तबसरा किया कि अब इस बंदे को, इमरान खान को, रियासत मदीना की बात नहीं करनी चाहिए। उसमें कूजे में दरिया बंद कर दिया उन्होंने एक तरह से, कि ना भाई ऐसा किरदार रखने वाला शख्स है, उसके मुंह से रियासत मदीना की बात अच्छी नहीं लगती कि पाकिस्तान रियासत मदीना बने। अच्छा, अब वो जो बात है ना कि जनाब ये प्राइवेट ज़िंदगी है, जो किसी सियासी जमात का सरबराह होता है, सियासतदान होता है, इलेक्शन में हिस्सा लेता है और फिर वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है, उसकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती। वो एक खुली किताब की तरह होता है। ये जितने वर्क़ा पुलट के उसको पढ़ सकते हैं पढ़ लें, इसकी कोई पाबंदी नहीं। पूरी दुनिया में कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में कोई पाबंदी नहीं है। वो कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती। वो बिल क्लिंटन वाला जो मामला है, लेविन्स्की वाला, वहाँ अमेरिका में इस तरह के मुरासिम रखना तो जुर्म ही नहीं है। इसके बावजूद जो बिल क्लिंटन साहब हैं, जो सदर थे उस वक़्त, उनको कटहरे में खड़ा होना पड़ा था। और फिर उनसे पूछा गया था, ये नहीं था कि मोनिका लेविन्स्की के साथ आपके मामलात क्यों हैं? वजह ये थी कि जनाब आपने झूठ क्यों बोला? कौम से क्यों छुपाया? जब आपसे पूछा गया तो आपने इनकार क्यों किया इन मुरासिम का? ये प्राइवेट लाइफ, वो भी कहते हैं मेरी प्राइवेट मामला तुसी कौन होंदे भी पूछने वाले मेरे को, ये तो मेरी निजी जिंदगी है। और जो खाबर मानिका साहब ना खुद बड़े मासूम बन रहे थे, जनाब मुझे तो पता ही नहीं, और मेरी अहलिया जो है वो खुफिया तौर पे मुझसे छुप छुपा के मिलती थी, करती थी, फ़ोन सुनती थी, और मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर इमरान खान आता था, मेरी मर्ज़ी के बगैर ये सामान उठा के बनी गाला चले गई, और मुझे तो पता ही नहीं था इसकी शादी होगी हुई है। इस तरह की बातें। अगर किसी ने माली फ़ायदा उठाया होगा तो बुशरा के बच्चों ने उठाया होगा, वो आपके भी बच्चे हैं। और ये लग रहा था कि जनाब इनको पता ही नहीं कि क्या गेम हो रही है। वो बशीर मेमन साहब का कल मैंने हल्का सा जिक्र किया था, उन्होंने मुझे तफसील के साथ ये बात बताई थी, बल्कि उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनमें भी उन्होंने ये कहा है कि रिजवान गोंदल जो डीपीओ ने तब्दील करवाया था, वो फिर
आखिरकार बेचारा ना FIA में जो DG थे बशीर मेमन साहब, तो उन्होंने वहाँ की उसकी पोस्टिंग कर दी। तो ये वहाँ पहुँच गए थे कि जनाब ये आपने क्या किया। तो फिर जब वो उन्होंने बशीर मेमन ने कहा कि यार अब क्या करें, उसका कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, इतना बड़ा भी जुर्म नहीं। तो इसने ये कहा था कि हुण साडी कौम साडे नाल इंज होएगा, हमारी हुकूमत कहते थे। और इनके बच्चे जो हैं, बेटे जो हैं, जिनको जो बड़ा मासूम ज़ाहिर कर रहे थे कि एक जनाब दुबई में मुलाजमत कर रहा है, दूसरा हैंड टू माउथ है, वो बताया करते जनाब हम खातून अव्वल के बेटे, ये तारुफ करवाया करते अपना। अच्छा ये तो हो गया ना, चलो बहुत सारी चीज़ें, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता। एक यहाँ बहुत बड़े नजूमी हैं, बड़े मशहूर, और उनका नाम है जनाब सादिक महमूद मलक, SM मलक के नाम से वो मशहूर है। वो जो मलक गुलाम मुर्तज़ा साहब आलिम दीन थे, वो बताया नहीं करते, एक स्टोरी सुनाते हैं जनाब, एक बंदा मेरे पास आया जब मैं ड्यूटी जनरल ऑफिस में काम करता था, तो उसने कहा जनाब मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके दिल में क्या है, मेरे पास गैब का इल्म, इस तरह की बातें शातें होगी। तो फिर वो कहते हैं कागज़ में वो कुछ लिख देता है, लिख के उल्टा कर देता है, और फिर मुझे कहता है कि आप जो लिखना चाहें लिख दें, तो जो आप लिखेंगे वो मैंने पहले लिख के रख लिया है। और फिर ऐसा ही होता है। वो वाले जो हैं, वो साहब है ना सादिक नजूमी, वो ये बताते हैं, मैंने भी कन्फर्म किया था उनसे फ़ोन करके कि ये बात सुनने में आ रही है कि ऐसा ही है। जब इनकी शादी होनी थी ना, अभी शादी नहीं हुई थी बुशरा बेगम की और इमरान खान की, तो बुशरा बेगम और खावर मानिका साहब दोनों मलक साहब के पास जाते हैं, सादिक साहब के पास, और उन्हें कहते हैं कि आपने जायचा भी बनाया है, इमरान खान का देखा है, उसका हाथ भी देखा हुआ है, आप ये बताएं कि क्या वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। यानी कि पहले ये तय करते फिर रहे थे, पता करवाते फिर रहे थे कि जनाब अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा फिर तो बुशरा बेगम जो है उससे शादी कर लेगी, अगर इसके चांस नहीं है तो फिर वो खावर मानिका की बेगम रहेगी। तो ये खावर मानिका साहब का ये किरदार है, खुद अपनी बेगम को लेके फिर रहा था कि जनाब इसके होने वाला जो शोहर है वज़ीर-ए-आज़म बनेगा या नहीं बनेगा। बहरहाल अब ये जो हो गया, ये स्टार विटनेस बन गया। मैंने ये पहले भी कहा था कि असल गवाह तो ये है ना, वो जो इद्दत के दौरान निकाह वाला केस है, इस्तगासा जो है कारी हनीफ वाला, उसमें ये स्टार विटनेस साहब ये हैं। ये अब बताएंगे जाके, वो जो इन्होंने 14 नवंबर 2017 को तलाक दी थी, असल चीज़ तो तलाक वाली चीज़ है, निकाह नामे वाली बात तो वो गवाहान मौजूद हैं कि जनाब यकम जनवरी 2018 को निकाह हुआ था। अब उसमें जब ये जाएंगे, और वो कल मैंने बता दिया था कि जो तहरीर पाकिस्तान की दफ़ा है 496, उसके तहत इनको 7 साल तक बुशरा बेगम और उनको इमरान को सजा हो सकती है, वो इद्दत वाला जो मामला है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ है, जो आइन का आर्टिकल 62(1)D एंड E, 2 झैली आर्टिकल हैं, D और E, उसकी जद में भी आ जाएंगे खान साहब अगर सजा हो जाती है इनको। तो 63 के तहत तो ये 5 साल के लिए नहल हो ही जाएंगे, लेकिन वो जो 62(1)D और E की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि जो रुकन असम्बली होगा, पार्लियामेंटेरियन होगा, सूबाई असम्बली का रुकन होगा या अवामी नुमाइंदा होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस्लाम के मुतल्लिक़ खातिर खा इल्म रखता हो, नॉलेज हो उसका, एक बात। और दूसरी बात ये कि वो इस्लामी तालीमात पर अमल करता हो, गुनाह कबीरा से बचता हो। खान साहब जो हैं, ये अगर इस्लामी तालीमात से आगाह थे इद्दत वाले मामले पे, या तो ये कि गवाह ये आगाह नहीं थे, ये भी गफलत है, फिर भी 62D और E में आते हैं। अगर ये आगाह थे, जानबूझ के ये हरकत की है, फिर इस्लामी शार का, अहकामात का, तालीमात का इन्होंने मजाक उड़ाया एक तरह से, फिर भी नाअहल हैं। और 62(1)F और ये जो 62(1)D और E है, इसकी इबारत एक जैसी है, दोनों में ही ये नहीं लिखा हुआ कि वो कितनी देर के लिए नाअहल होगा। और सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर चुकी है 62(1)F के हवाले से कि जनाब ताहजात नाअहल होगा, सादक और अमीन जो नहीं होगा। तो फिर इसमें भी ताहजात नाअहली होगी। फिर ये वो जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इन्होंने कहा है पार्लियामेंट ने कि जनाब ये 5 साल नाअहली तस्वर कीजिए, अगर उसमें आइन में नहीं लिखी हुई कि कितनी नाअहली, कितनी देर के लिए नाअहल है, तो फिर खान साहब भी उसी साहब में खड़े हो जाएंगे जहाँ जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ खड़े हुए हैं। इनके लिए बुरे दिन जो है ना खान साहब के,
یہ کافی دیر سے آ رہے تھے، اب تو مزید برے دن آگے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو سائفر والا معاملہ ہے خان صاحب کا، بڑا جشن ہو رہا ہے کہ جناب سائفر میں جو ان کی انٹرا کورٹ اپیل تھی وہ منظور ہو گئی ہے، اور جو عامر فاروق صاحب نے سنگل بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا کہ جناب یہ جیل ٹرائل ٹھیک ہے اور جج کا تقرر بھی ٹھیک ہے، تو وہ جناب ڈویژن بینچ نے اڑا کے رکھ دیا اور اب جیل میں ٹرائل نہیں ہوگا۔ وہ مختصر سا فیصلہ جاری کیا انہوں نے، وہ تو پڑھ لی وہ ہے کیا اور اس کا نقصان ان کو کیا ہوگا۔ وہ یہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے جیل ٹرائل کے لیے، اور اب تک جو کاروائی ہے اور جو نوٹیفیکیشن ہے جیل ٹرائل وغیرہ کے، وہ سارے کلعدم ہو گئے ہیں اس فیصلے سے۔ اور لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کر دیا کہ جو ابوالاسناد محمد ذوالقرنین ہیں، ان کی جو خصوصی عدالت کے جج کے طور پر تعیناتی ہے جو 27 جون کو ہوئی تھی، وہ درست ہے، یعنی جج یہی رہیں گے، جج نہیں بدلے انہوں نے، جج کا تقرر درست ہے، صرف جیل ٹرائل والا وہ معاملہ ہے کہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جیل میں غیر معمولی حالات ہوں تو جیل میں ٹرائل ہو سکتا ہے، اور اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عدالت چاہے تو ان کیمرہ پروسیڈنگ بھی کر سکتی ہے، وہ چاہے تو بند کمرے میں سماعت کر سکتی ہے، تاکہ کیونکہ حساس معاملہ ہے، معاملہ باہر نہ نکلے۔ اب ان کے وکلا یہ خوش ہیں کہ جناب یہ جو اعتراضات ہیں ہم دوبارہ اٹھائیں گے، دوبارہ فرد جرم عائد ہوگی، چلان تو خیر صاحب مٹ ہو ہی گیا ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کی یہ بھی ایک دیکھنے والی چیز ہے کہ یہ جو اعتراضات انہوں نے اٹھائے ہیں اور ان کے خیال میں بڑی ٹھوس وجوہات ہیں انٹرا کورٹ اپیل منظور کرنے کی، تو ان کو یہ چاہیے تھا، وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ان کے وکلا جو ہے نا وہ کچھ عجیب طرح کیا بہیو کر رہے ہیں، پہلے کو آ کے میڈیا پہ بتا دیتے ہیں کہ جناب ہم کیا کرنے والے ہیں تاکہ اگلا فریق جو تیاری کر لے۔ اب جو سکم رہ گئے ہوئے ہیں وہ فرد جرم میں یا دیگر معاملات میں ان کے اعتراضات کے حوالے سے وہ اب یہ دوبارہ کریں گے، اور وہ سکم جو ہیں وہ رہنے نہیں دیں گے۔ یہ جو نکات آپ اٹھائیں گے، اگر اپیل میں اٹھاتے تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے یہ اپنا رستہ جو ہے یہ بند کر لیا ہے۔ ایک فائدہ ان کو ہوگا اس سے کہ آج سائفر والے کیس میں ان کی جو بیل اپلیکیشن ہے وہ سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے۔ پہلے میں نے ایک ویلاگ میں یہ عرض کیا تھا کہ عدالت سے ریلیف کا چانس بہت کم ہے، کیونکہ جب چلان سبمٹ ہو جائے اور ٹرائل شروع ہو جائے تو پھر عدالت یہ کہتی ہے کہ جناب آپ ٹرائل بھگتیں، عدالت کو ہم ہدایت کر دیتے ہیں کہ جلدی جلدی آپ کا ٹرائل ختم کرے، تو بیل نہیں مل سکتی۔ لیکن اب یہ وہاں جا کے یہ کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ جناب ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی صرف چالان سبمٹ ہوا ہے، ضمانت دے دیں۔ چانسز اب بھی مجھے کم لگ رہے ہیں کہ جناب وہ چالان تو سبمٹ ہو گیا نا، چالان سبمٹ ہو گیا تو بیل نہیں بنتی عمومی طور پہ عام کیسوں میں، لیکن یہ خاص کیس بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ ٹرائل اب دوبارہ کتنا، یہ 30 دن کا فرق پڑنا ہے ان کو۔ میرا خیال ہے کہ جو فرد جرم عائد ہوئے ابھی 1 ماہ بھی شاید پورا نہیں ہوا، بس وہی ایک فرق پڑنا ہے، دوبارہ فرد جرم عائد ہونی ہے اور دوبارہ ٹرائل شروع ہونا ہے۔ اور اگر جج صاحب چاہتے ہیں کہ جیل میں ہی ٹرائل ہو تو استغاثہ جو ہے کہ درخواست فائل کرے گا جج صاحب کے پاس کہ جناب یہ جو معاملات ہیں یہ امن و امان کا مسئلہ ہے، سابق وزیر اعظم سیکورٹی کا معاملہ ہے، اس لیے جیل میں ٹرائل کیا جائے۔ اور پھر جج صاحب جو اب جوڈیشل آرڈر کریں گے، اس پہ ریزننگ دیں گے اور پھر وہ اسی ترتیب سے وہ ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کریں گے، اور پھر وزارت قانون اور داخلہ وغیرہ سے تو یہ کابینہ تک جائے گا اور کابینہ منظوری دے گی۔ اور جو 15 نومبر کا جو مجھے یہ لگ رہا ہے، جو 15 نومبر کو حکومت نے وفاقی کابینہ نے منظوری دی تھی نا کہ جیل ٹرائل ہوگا، تو اس کا اطلاق انہوں نے کہا ماضی سے نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ حکم جو ہے وہ بھی برقرار ہے، اور جو 23 کو جو سماعت ہونی ہے بھی یہ جیل ہی میں ہو۔ بہرحال دیکھیں اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جناب اس طرف کہ جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ لگا ہوا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور جو شکایت کنندگان ہیں پہلے نمبر پہ میاں داؤد ہے، اور پھر سپریم کورٹ بار نہیں، وہ پاکستان بار کونسل ہے، پنجاب بار کونسل، سندھ بار کونسل، بلوچستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد کی بار کونسلیں، یہ ساری
ان کے خلاف شکایت کنندگان ہیں مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف. اور پھر جو کل میں نے بات کی تھی آمنہ ملک والی، تو وہ بھی جو سوال جواب ہوئے تھے، جو پروسیڈنگ تھی وہ سپریم جسٹس کونسل نے جاری کر دی ہے. اس میں یہ کسی بات کا جی جناب آپ کے پاس ڈاکومنٹ کا آیا، کہاں سے آیا، میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتی. اور یہ ڈرافٹ کس نے کی ہے؟ میری ٹیم نے کی ہے. آپ کی ٹیم کون سی ہے؟ جناب مجھے نہیں پتا. اور یہ آپ ٹیکس دیتی ہیں؟ نہیں. آپ کا میاں ٹیکس دیتا ہے؟ نہیں. آپ کا میاں کیا کرتے ہیں؟ وکیل ہے. تو آپ اظہر صدیق کو جانتی ہیں؟ ہاں جی میں جانتی ہوں، بڑا وہ مشہور وکیل ہے. تو آپ کا جو میاں ہے وہ اظہر صدیق کا جونیئر ایسوسیٹ ہے، اس کا جونیئر وکیل ہے، اس کے ساتھ کام کرتا ہے. ان کا ہاں جی وہ سارا وہ جو میں نے کھرے والی بات کہ کھرا پکڑ لیا گیا ہے، جو نوٹس جاری کیے ہیں اظہر صدیق کو کہ ڈرافٹ کہاں ہوئی ہے، یہ پوچھا انہوں نے کہ ڈرافٹ کہاں ہوئی ہے. تو یہ اب معاملہ بارہ وہ 7 دن میں جواب دینا انہوں نے. اب آتا ہے جناب مظاہر علی نقوی صاحب والا جو معاملہ ہے، اس میں سب سے پہلے جناب کونسل بیٹھ گئی اور اس میں جو مظاہر علی نقوی صاحب ہیں انہیں بھی بلایا گیا تھا، جناب آ جائیں آپ بھی. لیکن ساتھ ہی وہ ان کے ساتھ خواجہ حارث احمد ان کے وکیل تھے. تو بیٹھتے ہی کونسل نے یہ کہا، کونسل کے ممبران خاموش رہے پوری پروسیڈنگ کے دوران. صرف کارروائی کو چلا رہے تھے جو کونسل کے چیئرمین ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان، وہ چلا رہے تھے. انہوں نے آتے ہی مظاہر علی نقوی صاحب اور خواجہ حارث سے کہا کہ آپ بیٹھیں، آپ آبزرور کے طور پہ یہ کاروائی دیکھ رہے ہیں. اس وقت آپ نے کوئی جواب شواب نہیں دینا ہے، ان کو صرف ان کی باتیں سننی ہیں. آبزرور کے طور پہ آپ نے دیکھنا کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہاں جی پہلی درخواست کس کی ہے؟ جناب پہلی درخواست میاں داؤد کی ہے. تو آؤ جی میاں صاحب. تو اس میں جو پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین ہیں حسن پاشا صاحب، تو ان کا جناب میں دلائل دینا چاہتا ہوں. تو چیف جسٹس نے کہا نہیں، جس کی باری ہے وہی پہلے آئے گا. ہاں اگر وہ اجازت دیتا تو ٹھیک ہے. تو میاں داؤد نے کہا جناب یہ سینئر ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ آرگومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. تو انہوں نے کہا آڈیو لیک سے شروع کیا حسن پاشا صاحب نے، اور پھر کہا کہ جناب جو ان کے اثاثے ہیں وہ ان کی آمدنی سے زیادہ ہیں، یہ مظاہر علی نقوی صاحب کے. اور پھر انہوں نے وہ جو جس کا میں نے بھی ذکر کیا تھا سینٹ جان والا 3.5 کنال والا جو پلاٹ ہے فورٹس کے سامنے، اس کا ذکر کیا انہوں نے کہ جناب وہ اس کا جب غیر قانونی طور پہ انہوں نے حاصل کیا ہے. تو اس پہ میاں داؤد نے کہا جناب میں اس حوالے سے ان کی اجازت سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں ریکارڈ کے ساتھ کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. تو چیف صاحب نے پوچھا کون سا ریکارڈ کیا ہے؟ ان کا جناب میں نے کچھ ریکارڈ اکٹھا کیا ہے خاص طور پہ اس پلاٹ کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو اجازت مل گئی ان کو کہ جناب ٹھیک ہے بتائیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پلاٹ ہے نا 3.5 کنال کا، یہ 26 کروڑ میں انہوں نے خریدا اور ظاہر کی رقم 10 کروڑ اور اس کی مالیت ہے کو 35-36 کروڑ، یہ انہوں نے بتایا. یہ تو خیر ایک بات عام رسمی بات. پھر وہ ریکارڈ جو لے کے آئے ہیں وہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. وہ کہتے ہیں جناب یہ جو پلاٹ نمبر 100 ہے 100 اس کا نمبر ہے سینٹ جان پارک میں فورٹس کے سامنے. تو یہ کہتے ہیں جناب 2012 سے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کی اس پلاٹ میں نظر ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بسما نام کی خاتون جو ہے ایک پٹیشن فائل کرتی ہے، اندراج مقدمہ کی ایک درخواست فائل کرتی ہے، اور وہ اس میں جو جائیدادوں کا ذکر ہوتا ہے اس میں یہ جو سینٹ جان پارک ہے اس کا بھی ذکر ہے. یعنی اس وقت سے وہ کہتے ہیں نظر رکھی ہوئی ہے اس نے جج صاحب نے. اور پھر وہ خاتون جو ہیں وہ دوسری شادی کر لیتی ہیں شہباز نام کے ایک شخص کے ساتھ، اور اس میں 3 بچے ہوتے ہیں اس کے، ایک حسن، حسین اور علی، 3 بچے ہوتے ہیں اس کے. اور پھر وہ کورونا سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. بچے نابالغ ہیں اور پھر وہ ایک گارڈین شپ بنانی پڑتی ہے بچے نابالغ ہوں. تو گارڈین شپ سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ گیم ڈالی شہباز صاحب نے کہ انہوں نے وراثتی سرٹیفکیٹ، وراثتی ڈگری لینے کے لیے دعویٰ کر دیا، اور وہ سول جج نعیم سرور صاحب نے وہ دعویٰ ڈگری بھی کر دیا. اور اس میں جو صرف
अपना इन्होंने जिक्र किया ना, मैं वारिस हूँ बिस्मा का, और मेरा बेटा जो हसन, दो। हसैन जो और अली जो है उनका जिक्र ही नहीं किया, वो बताया ही नहीं कि वो भी हैं। और डिग्री, और वो उन्होंने ये कहा मियां दाऊद ने कि ये जो डिग्री जारी हुई है जज साहब की तरफ से, ये मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जारी करवाई है। इनके दबाव पे वो सिविल जज ने ये डिग्री जारी की है 40 दिन में। बाकी लोगों को 4-4 माह लग जाते हैं, लेकिन उनको ये जो सर्टिफिकेट है विरासती या डिग्री, ये 40 दिन में जारी कर दी गई, और सरकार से भी नहीं पूछा गया, कोई रिकॉर्ड नहीं मंगवाया गया। चलो जी तुम दोनों। फिर इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात हो जाती है, वो कहते हैं कि 1.5 साल तक ना वो उसके बालग होने का और शनाख्ती कार्ड बनाने का इंतज़ार किया जाता है। वो जो लड़का है हसन, जब उसका शनाख्ती कार्ड बन जाता है तो उसके 1.5 माह बाद ये कंटोनमेंट बोर्ड में ये इंतकाल, विरासती इंतकाल की दरख्वास्त देते हैं। और ये 24 जून, ये बड़ी दिलचस्प बात है, 24 जून 2022 को ये जो जायदाद है ये ट्रांसफ़र हो जाती है, इंतकाल हो जाता है बिस्मा के शौहर शहबाज और उसके एक बेटे हसन के नाम पे। लेकिन जो ज़मीन, जो खरीदी गई ज़मीन, जो प्लाट मुज़ाहिर नकवी साहब खरीद रहे हैं, वो जो स्टामनी पेपर तैयार करवाते पहले, वो 23 तारीख को निकलवा लेते हैं, एक दिन पहले, यानी 23 जून को वो अपना स्टाम्प तैयार करवा लेते हैं। 24 को वो मालिक बनते हैं हसन और शहबाज, ये 23 तारीख को ही। तो वो कहते हैं इनको कैसे पता है कि कल उसके नाम इंतकाल हो जाना है? ऐसे सौदे कहाँ पे होते हैं, क्यों होते हैं? और फिर उन्होंने कुछ और इनकी जायदाद, गुलबर्ग वाली एक जायदाद का जिक्र किया कि कोई एक जायदाद है गुलबर्ग में, गुलबर्ग 3 में 2 कनाल 4 मरला, वो उन्होंने 4 करोड़ 44 लाख में खरीदी और फौरी तौर पे 4 करोड़ और 96 लाख में फ़रोख्त कर दी। और इसका इन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई थी ये जायदाद, ये डिक्लेयर नहीं की, ये खुफिया वारदात डाली। और फिर हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने 10,000 पाउंड इनको बेटी को भेजे, जिसके बारे में ये कहते हैं कि जनाब ये तो उन्होंने उनकी तालीम के लिए फ़ीस दी थी, उधारी मैंने ली थी उससे रकम। और फिर कहते हैं उसी हाउसिंग सोसाइटी ने एक एक कमर्शियल प्लाट इसके दोनों बेटों को और एक एक जो रहायशी प्लाट है वो दिया। और फिर ऑडियो लीक्स और वगैरह और दीगर जायदादों वगैरह का जिक्र करते करते फिर वो आ गए जनाब इसमें फिर हसन पाशा साहब। उन्होंने अब जिक्र किया ऑडियो का कि ऑडियो जनाब मोहम्मद खान भट्टी को जो एक इश्तिहारी है और वो मफरूर है, उसको जनाब इन्होंने घर में पनाह दी और उसको घर में बुलाया, इस तरह की बातें शातें कर। जब वो ऑडियो वाली बात आई ना, वो मोहम्मद खान भट्टी और फिर वो परवेज़ इलाही वाली बातें शातें कि वो शादीयान में आ रहे हैं, वो वाली बात, तो फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब इन्होंने सियासतदानों से भी तल्लुकात रखे और फिर गुलाम महमूद डोगर वाला केस भी अपने पास लगवाया, ये मिसकंडक्ट, इस तरह की बातें शायद जो भी थी। तो उस पर वो जो मुज़ाहिर नकवी साहब हैं वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा जनाब मैं इस पर ना ऑडियो वाली बात का जवाब देना चाहता हूँ। तो उस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि आप ऑब्जर्वर के तौर पे बैठे हुए, यानी उनको बात नहीं करने दी कि जनाब आप अगर आपको शोकाज होता है तो आप जवाब दे दीजिएगा। तो फिर उनके जो वकील हैं ख्वाजा हारिस अहमद, उन्होंने उनको रोका। उनका नकवी साहब आपने बिल्कुल नहीं बोलना, इनकी बात पहले मुकम्मल होने दें और आपने नहीं बोलना। वहाँ एक जो दिलचस्प बात हुई वो ये कि कंटोनमेंट में जो मामला, वो गुलबर्ग वाला वो जो फोर्ट स्टेडियम के सामने वाले प्लाट की बात हो रही है, तो वहाँ ये कहा गया कि कंटोनमेंट में जो फटाफट एक ही दिन में हो रहा है इंतकाल और इनको पता है कि कल हो जाना है और एक दिन पहले स्टाम्प लेके बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जनाब वो फैज़ हमीद साहब, वहाँ फैज़ हमीद साहब अपना अस्र रसूख इस्तेमाल कर रहे थे और अदलिया में अपना अस्र रसूख मुज़ाहिर अली नकवी साहब कर रहे थे। फैज़ हमीद का नाम लिया गया वहाँ पे, और वो फैज़ हमीद इसलिए कर रहे थे कि ये जो सज़ा हुई थी परवेज़ मुशर्रफ को ख़ुसूसी अदालत से आर्टिकल 6 के तहत ये कलअदम करवाना चाहते थे मुज़ाहिर अली नकवी साहब से, और इन्होंने फिर की। 3 रुकनी बेंच था, ये थे और उसमें अमीर भट्टी जो अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वो थे, एक और जज थे वो रिटायर हो गए हैं। उन्होंने वो फैसला ही
कल अदम कर दिया था, जो सजा हुई थी परवेज मुशर्रफ पार्टी का, और वो भी केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, मुशर्रफ वाला, उसकी अपील नहीं, और ये वाला लाहौर हाई कोर्ट का केस जो है। तो वहाँ जो रिकॉर्ड मंगवाया गया ओरिजिनल, वहाँ बड़ी एक अजीब चीज़ सामने आई कि वो डॉक्यूमेंट्री जो हैं, जो बयान अल्फी लगा हुआ है मुशर्रफ का, वो लाहौर से अटेस्टेड है, जबकि वो दुबई में, वो लाहौर में थे ही नहीं। वो तो बयान अल्फी ओथ कमिश्नर जो होता है वो लिखता है कि मेरे सामने इसने ये बयान अल्फी दिया है, और इन्होंने उसको इग्नोर किया। कुछ दफ्तर के एतराज़ात लगे हुए थे, वो इग्नोर किए, ऐसे ही काम बस जो है वो चला दिए। और उसमें फिर वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को इन्होंने गैर मौसर बना दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। देखिए अब आगे क्या होता है मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ, इसमें भी मुज़ाहिर नकवी साहब फंसे हुए हैं। और वो जो ये फैसला करके गए थे मुशर्रफ को, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ज्यूडिक्शन ही निभाई आपकी, ये राइट ऑफ अपील है उसके पास, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है, तो आप कैसे इस मामले को देख रहे हैं। और इन्होंने फिर बड़ा फ़ख्र करते हैं उस पर, जनाब मैंने वो ऐसी जजमेंट दी हुई है, वो जनाब लैंडमार्क जजमेंट है। अब उसी लैंडमार्क जजमेंट में ही फंसना है इन्होंने। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।